नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पहली सीरीज यानी कि फर्स्ट वीडियो है ये, और ये सीरीज़ में कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा। तो पहला सीरीज़ में लेके चलूँगा यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो, और प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर सेशन इस तरीके से रहेगा। इवनिंग में ये वीडियो जो है मैं लेके आऊँगा 4:15 पे ये लाइव होगा, 4:15 बजे ये लाइव होगा। तो 4:15 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। तो इसमें इस तरीके से रहेगा कि मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद जो है जो बच रहे हैं 4 दिन, 4 या 3 दिन, उसमें मैं डिस्कस करूँगा जो एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। और जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही सिस्टम रहने वाला है। तो उनके लिए जो है वो 7 या 8 बजे के आसपास इवनिंग में लाइव होगा वीडियो। तो वो लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो, प्लस जो आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं रीजनिंग के, तो वो मैं डिस्कस करूँगा। तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है आपको इस चैनल में। और डेली करंट अफेयर जो लोग देखते होंगे वो तो जानते ही होंगे। तो अगर ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में कॉर्नर में रेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है ये 28 मार्च 2016 शिफ्ट फर्स्ट का है। तो शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारा मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, और क्या हम तैयारी को अपने, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, बस 2 महीने से ज़्यादा जो है नहीं है। 15 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे हम अपनी तैयारी को किस तरीके से बूस्ट कर सकें, क्या पढ़ें, और क्योंकि सारी चीज़ें तो हम पढ़ नहीं पाएंगे और सारी चीज़ों को हम याद कर नहीं पाएंगे। तो क्या हम पढ़ें और क्या स्किप करें, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ सीखने से मिलेगा, प्रीवियस ईयर के अगर आप वीडियोस देखते हो तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन है बेजोड़ ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैं कुछ चैप्टर के नाम आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 19 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, वो कौन से हैं? ऑड वन आउट, ऑड वाले जो होते हैं, क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर डायरेक्शन, उसके बाद फिर सिलॉक्स, उसके बाद ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम। मतलब 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बेजोड़ ज्ञात कीजिए, यानी कि ऑड फाइंड आउट करना है। शुतुरमुर्ग, कबूतर, कौवा, गौरैया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो शुतुरमुर्ग है ना वो उड़ नहीं सकता है। अगर आप देखोगे तो शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है, बाकी ये सारे उड़ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो 2016 में आया हुआ था 28 मार्च को। जैसा कि मैंने अभी बताया 28 मार्च 2016 शिफ्ट फर्स्ट का एक सेम क्वेश्चन है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विषम संख्या चुनिए। तो यहाँ पर आपको ऑड फाइंड आउट करना है। कैसे विषम चुनोगे? अगर आप देखो इसको तो 7 × 4 कितना आ जाएगा? 28। इसको अगर मैं बात करूँ तो 11 × 4 कितना आ जाएगा? 44। और अगर मैं इसको बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 68। तो 17 × 4 68, यानी कि 17 × 4 सबकी मल्टीप्लाई करी। लेकिन ये ऑड है, ऑड नंबर है। देखिए 7, 11, 17 ऑड नंबर है। अगर आप 92 की अगर बात करो तो कितना आएगा? 23। 23 × 4 कितना मिल जाएगा आपको? 92 मिल जाएगा। ये सारे ऑड नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन 80 ऐसा नंबर है, यानी कि 80 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। हो तो रहा है 4 से, लेकिन 4 से ही वो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन वो नंबर कौन सा है? इवन है। तो इवन है
तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 80 यानी कि 80, क्योंकि ये इवन नंबर है और बाकी सारे ऑड नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि शिक्षक किताब है, शिक्षक किताब से रिलेट करता है तो चिकित्सक किससे रिलेट करेगा? तो देखो शिक्षक जो है पढ़ाने के लिए क्या यूज करता है? बुक यूज करता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। शिक्षक क्या यूज करता है? किताब यूज करता है। तो चिकित्सक क्या करेगा? स्टेथोस्कोप यूज करेगा जांच के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन रोहन से लंबा है, मोहन रोहन से लंबा है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करूँगा, मोहन को एम से, मोहन किससे? रोहन से लंबा है, यहाँ पे मैंने कर दिया मोहन। ठीक। लेकिन फरहान से छोटा है। चलो मैं और इधर बना देता हूँ। कह रहे कि मोहन जो है वो रोहन से क्या है? बड़ा है यानी कि लंबा है, लेकिन फरहान से ये छोटा है। इस तरीके से कह रहा कि कन्नन मोहन से छोटा है, कन्नन जो है मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से बड़ा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है कौन आ जाएगा? कन्नन आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोहन आ जाएगा। ठीक है। शंकर रोहन और फरमान से लंबा है, शंकर जो है वो रोहन और फरमान से लंबा है। इसका मतलब कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? शंकर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? शंकर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? शंकर। सबसे लंबा कौन हो जाएगा? शंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है 6, 12, 20, 30, 56, 72। अब देखो ये सारे जो है नो पेन नो पेपर वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये मैं सीरीज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6, 12, 20, 30, क्वेश्चन मार्क 56 और ये 72। ठीक है। 6 से कितना? 8, और सॉरी यहाँ पर 6 का डिफरेंस 12 का 6, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर तो 8, 10, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 12। तो 12 का मतलब ये कौन सा आंसर हो जाएगा? 42। 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी करना था इसमें? कुछ भी नहीं करना था। 42 आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 2016 एग्जाम में। नेक्स्ट, यदि निम्न संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो कौन सी संख्या मध्य में होगी? अब अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में अगर लिखा जाए तो कौन सी संख्या मिड में होगी? अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये भी नो पेन नो पेपर वाला क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल है। तो हलवे ही कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आप लोगों को। देखो 44, 56, 44, 65, 46, 55, 46, 65। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 46, 65। तो इसका मतलब ये एक नंबर पे होगी। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है? टोटल संख्याएं कितनी है भाई? 5 ही तो संख्या है। अगर आप 3 संख्या निकाल लेते हो तो आपको मिडिल मिल जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा नंबर आएगा? 46, 55। अब जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई फर्स्ट पे कौन आएगा? 46, 65। सेकंड पे कौन आएगा? 46, 55। थर्ड पे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 46, 55 के बाद क्या आएगा? 45, 65। तो 45, 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45, 65 था। इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए बी का बेटा है, ए जो है वो वी का क्या है? बेटा है। ए वी का बेटा है तो वी को मैंने यहाँ पे बना दिया। जैसे कल के वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो इसमें जो है कुछ बताने के लिए है ही नहीं। तो ए हो जाएगा यहाँ पर, और मेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, वृत्त से। और अगर वर्टिकल वन सिंगल लाइन है तो फादर या मदर सन का या डॉटर का रिलेशन करेगा, और अगर हॉरिजेंटल लाइन है तो वो सिबलिंग का रिलेशन करेगा। तो यहाँ पर ए बी का बेटा है और सी का पिता है। ए जो है वो बी का बेटा है। अब देखो ए यहाँ पर और किसके लिए आया है? मैंने बताया हुआ था, जिन लोगों ने हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो देखी होगी उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किंतु पंतु बंधु और ये आ जाए तो ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो देखो ए बी का बेटा है और सी का पिता है, तो इसका मतलब ये सी का पिता हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सी को बिठा दिया। फिर कह रहा है
तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो वी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको कि वी मेल है या फीमेल, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो या दादी हो सकती है, दादा हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ये सी वाला हो जाएगा। था इसमें कुछ भी नहीं था, नो पेन नो पेपर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी लोग घूम गए होंगे। देखो ये रोमन में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है रोमन में लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक्स सी वी आई का अर्थ क्या है। तो अगर आप लोगों ने रोमन में पढ़ा होगा तो फर्स्ट को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ये फर्स्ट होता है, ये क्या होता है फिफ्थ होता है, और ये क्या होता है 10th होता है। उसके बाद एल को कितना लिखते हैं 50, उसके बाद सी को कितना लिखते हैं यहाँ पर 100, सी को कितना लिखते हैं 100 लिखते हैं यहाँ तक, ठीक है। और डी को कितना लिखते हैं, तो डी को लिखते हैं 500, डी को कितना लिखते हैं 500। अब यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है एक्स सी वी आई, इसका मतलब 100 से कम है, तो 100 से कम है तो क्या होगा 90 होगा। भाई एक्स सी आई का मतलब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स सी का मतलब, भाई सी का मतलब 100 होता है, तो एक्स इसके पीछे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 90 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो इसमें +6 कर दो तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। था इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए CCCITRKE अक्षरों को सुलझाइए और सुलझे शब्द के 5वें अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो बच्चा जानता होगा, क्योंकि आजकल सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये लिखा हुआ क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट लिखा हुआ है, 5वां अक्षर बताना है, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर जो है अंग्रेजी शब्द के 5वें अक्षर को याद कीजिए। तो 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका के आपका 5वां अक्षर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता की इकलौती बेटी है। लड़की राजीव से किस प्रकार संबंधित है। तो ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अच्छा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, 2 मतलब 3 से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि राजीव ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, यानी कि जो लड़की है वह क्या है, यहाँ पर ये गर्ल हो गई, ठीक है। तो राजीव ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन के भाई, किसके, राजीव के, ये राजीव हो गया और राजीव की ये बहन हो गई और इसका ये भाई हो गया, ठीक है। राजीव के बहन के भाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो भैया क्या लगेगी वो। अब इसमें कुछ था, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको डायग्राम भी बनाना नहीं था। तो क्या होगा, अरे भाई वो अपने ही बारे में बात कर रहा है तो उसे क्या लगेगी, बहन लग जाएगी। समझ में आया कि नहीं है। भाई राजीव कह रहा है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता की इकलौती बेटी, तो इसका मतलब राजीव का भी पिता होगा, और राजीव का पिता मतलब वो लड़की राजीव की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तीसरा शब्द ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया होता, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने डिस्कस किया होता। तो देखो, सिंगर, सिंगल और सिनिस्टर, सिंपल। अब इसमें सब की शुरुआत किससे हो रही है, एस से हो रही है, तो इसका मतलब एस हमें लेना नहीं है। फिर आई से हो रही है, आई भी छोड़ देना है। अब आ जाओ, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जो जे आता है, जे तो कहीं है नहीं, जे के बाद क्या आता है, के आता है, के भी नहीं है, एल आता है, एल के बाद फिर एम आता है। तो सबसे पहले एल के बाद एम, यानी कि एम से शुरुआत होगा, तो फर्स्ट पे आएगा सिंपल। फर्स्ट पे कौन आ जाएगा, सिंपल। और इसमें कह रहा है कि तीसरा शब्द ज्ञात कीजिए। फिर सिंपल एम के बाद क्या आता है, एन आता है, लेकिन एन जो है वो इन तीनों में है। तो एन के बाद फिर क्या आएगा, तो एन के बाद अगर आप चलोगे तो एन के बाद आएगा ABCD से भी स्टार्ट करो तो जी आएगा। जी के बाद फिर क्या आता है, क्योंकि जी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जी के बाद फिर क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि एल ये रहा, तो सिंगर यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। सिंगर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। अब कौन सा आएगा, थर्ड पोजीशन पे सिंगल, तो सिंगल जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिंगल जो है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो पहले पे आएगा सिंपल, दूसरे पे आएगा सिंगर, तीसरे पे आएगा सिंगल, चौथे पे आ जाएगा सिनिस्टर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में 28 छात्र तमिल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 स्टूडेंट वो क्या वो उसमें से 28 बच्चे क्या बोल सकते हैं? तमिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तमिल। ठीक है, उसके बाद फिर 30 छात्र तेलुगु बोल सकते हैं, यानी कि इसी 40 में से 30 छात्र क्या बोल सकते हैं? तेलुगु बोल सकते हैं। अब आप देखो 28 और 30 कितना हो गया? 58 हो गया, लेकिन टोटल तो 40 ही है। तो इसका मतलब कि जो बंदे एक्स्ट्रा हैं वो दोनों भाषा बोलते होंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर कह रहा है, आगे दिया भी है कि सभी छात्र 2 भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल तेलुगु बोलते हैं। तो केवल तेलुगु आप कैसे निकालोगे? आपको कोई भी वेन डायग्राम बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आप ऐड कर लो, कितना हो गया? 28, यहाँ पर कितना हो गया? 58, लेकिन आपके पास बच्चे हैं कितने? 40, तो एक्स्ट्रा कहाँ कितने हुए? 18। तो 18 जो है ये क्या बोल सकते हैं? दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तमिल और तेलुगु। अब मुझे निकालना क्या है? तेलुगु निकालना है, तमिल? तो तेलुगु निकालना है। तेलुगु बोल कितने सकते हैं? 30। तो 30 में से 18 घटा दोगे, 30 में से अगर आप 18 माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा तेलुगु बोलने वाले की संख्या। तो तेलुगु बोलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ लो, कई लोग समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम बनाया इस तरीके से। यहाँ पर 28 हो गए, ये क्या बोलते हैं? तमिल। ठीक है, और यहाँ पर हो गए 30, और ये क्या बोलते हैं? तेलुगु। ये क्या बोलते हैं? तेलुगु बोलते हैं। अब ये जो बीच वाली संख्या है ना, यहाँ पर कितने लोग आएंगे? आप खुद सोचो। टोटल 40 है, इन दोनों का टोटल कितना? और 58, तो 18 तो होंगे इन दोनों बीच में। तो बीच में यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, जो पूछ रहा है वो बता दोगे। अच्छा, अगर मैं इसमें से पूछूं कि केवल तमिल बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो तमिल कितने लोग बोलते हैं? 28, और 18 लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो 28 में से 18 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी पूछे तो इस पर बेस्ड कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में, और इसमें पूछा भी है 3 नंबर का। पहला क्वेश्चन ये था जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। दूसरा ये पूछा था कि कितने लोग केवल तमिल बोल सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले 18 लोग हैं, केवल तमिल बोलने वाले 10 लोग हैं, केवल तेलुगु बोलने वाले कितने हैं? 12 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपके पिता आपकी माँ है, यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके जो पिता है वो क्या है? आपकी माँ है, आपकी माँ आपका भाई है, और आपका भाई आपकी माँ है, और आपकी बहन आपका पिता है, तो आप अपनी बहन को कैसे बुलाएंगे? तो बहन का मतलब क्या है यहाँ पर? पिता। तो अपनी बहन को क्या बुलाएंगे? पिता बुलाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 2011 में क्रिसमस रविवार को था तो 2012 में ये किस दिन होगा? अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। कैसे? क्योंकि उन लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हम नॉर्मल ईयर से चलते हैं लीप ईयर में। ठीक है, तो +1 ही होगा, +1 ही होगा, और इसमें +1 कर देंगे, मंडे लगा के आ जाएंगे, लेकिन मंडे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, मैं अभी वो भी प्रूव करूँगा कि कैसे गलत होगा। भाई सिंपल यही लोग पढ़ रखे होंगे कि नॉर्मल ईयर से अगर हम किसी भी चले, जैसे 2011 के अगर जनवरी संडे से स्टार्ट होती है, मान लिया 2011 का जो पहला दिन है वो संडे है। ठीक है, तो लास्ट जो 2011 का जो 31 दिसंबर का दिन होगा वो भी संडे होगा। अब 2012 का जो पहला दिन होगा वो मंडे होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिसमस रविवार को था, तो 2012 में किस दिन को होगा? अब सब लोग मंडे लगा के आ जाओगे, मंडे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2011 में क्रिसमस रविवार को था। तो क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यस और नो? मनाया जाता है, हाँ, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब कि 2011 में 6 दिन बचे हुए हैं। अब 2012 में जब आप चलोगे तो अगला 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा,
अब जब 25 दिसंबर को मनाया जाएगा तो भैया वो फरवरी क्रॉस कर देगी ना, तो फरवरी जब 2012 में होगी वो 28 की ना होकर 29 की रही होगी, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो यानी कि 2000 में जो पूरा टोटल दिन होगा इस पूरे से पूरे ईयर में 366 दिन होंगे। 366 दिन होंगे इस पूरे 2011 से 2012 तक में, क्रिसमस से लेकर। तो 7 से डिवाइड करोगे 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे तो इसमें आप ऐड कर दो रविवार में, कौन सा आ जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लड़कियां आपके सम्मुख बैठी हों। वाह भाई वाह, क्या बात है, फिर तो किस्मत ही उसकी खुल गई होगी। आजकल कहाँ 5, हाँ तो एक भी नहीं मिलती किसी को। तो चलिए कृष्ण कन्हैया हो रहा है, 5 लड़कियां आपके सम्मुख बैठी हैं, फिर तो वो हीरो कोई होगा, एक्टर ही होगा, ठीक है। तो 5 लड़कियां आपके सम्मुख बैठी हैं, रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं पर बैठी हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें कह रहा है कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं पर बैठी हैं, ठीक है। अब देखो ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, सम्मुख का मतलब कि ये लीनियर की बात कर रहा है भाई। सम्मुख का मतलब आप फ्रंट अगर आप देखोगे तो लीनियर ही बैठेंगे ना। अगर आपके सामने कोई बैठ रहा है तो लाइन से ही तो बैठेंगे, वो गोले में तो बैठेंगे नहीं। कितनी है, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊर्जा है उसके दाएं पे किसको बैठाना है हमको, रूही को। तो अगर मैंने ऊर्जा को यहाँ पे बिठाया और रूही को यहाँ पे बिठा दिया तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर मनाली जो है वो कहाँ पर बैठी है, ऊर्जा के बाएं बैठी है। तो यहाँ पर मैंने बैठा दिया किसको, जो है, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर आपके सम्मुख बैठी हैं वो, तो इसका मतलब कि वो साउथ में देख रही हैं, ठीक है। लीनियर में तो बैठी हैं लेकिन कहाँ देख रही हैं, साउथ में देख रही हैं। क्योंकि जब आप सिस्टम पे बैठोगे, कंप्यूटर पे बैठोगे, तो आपका जो फ्रंट होगा और आपके फ्रंट में जो अपोजिट बैठेगा उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो यहाँ पे मैंने किसको बिठाया, जो है ऊर्जा को बिठाया, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा के बाएं साइड में कौन बैठी है, मनाली बैठ जाएगी, और दाएं साइड पे कौन बैठ जाएगा, रूही बैठ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद लेकिन एग्जाम में आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न जरूर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ध्वनि मनाली और तान्या के बीच में बैठी, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक कम हो गया क्या, हाँ ये रहा। तो ध्वनि यहाँ पर आ जाएगा, डी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मनाली और तान्या, तो यहाँ पर टी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तान्या के बीच में ध्वनि बैठ गई। ये पूरा आपका कंप्लीट बन गया। ये रूही हो गई, ये ऊर्जा हो गई, ये कौन हो गई, मनाली हो गई, और ये यहाँ पर क्या हो गई, जो है ध्वनि हो गई, और ये फिर क्या हो गई यहाँ पर, जो है तान्या हो गई, ठीक। ये जो है इस तरीके से बन गया। और स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था वो मैंने मजाक के तौर पे कहा था, सीरियस मत लीजिएगा इस चीज़ों को, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो भी मस्ती के साथ हो सके। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है इस तरीके से बनेगा, इसका सिटिंग इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर रूही बैठ जाएगी, ऊर्जा बैठ जाएगी, और यहाँ पर कौन बैठेगी, मनाली, यहाँ पे ध्वनि, और यहाँ पे तान्या। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ही पूछ ले, कह रहा है कि ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो ये रहा ध्वनि, ये ध्वनि हो गई और ये रूही होगी, तो 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। अब ये पूछे अगर कि तान्या के राइट साइड से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यानी कि तान्या के दाएं स्थान से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, दाएं तीसरे, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ऊर्जा। तान्या के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ऊर्जा। और ध्वनि के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो तान्या, यानी कि ध्वनि के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तान्या। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कुंद तेज वैसे रोपना, तो यहाँ पर जैसे कुंद जो है वो तेज से रिलेट करता है,
तो वैसे ही रोपना किससे रिलेट करेगा। तो ये जो कुंद है, कुंद का मतलब होता है मंद, ठीक है, और ये तेज से रिलेट कर रहा है। जैसे कुंद, एक चीज़ और बोल सकते हो, कुंद का मतलब भी होता है कि उसमें धार ना हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि हसुआ होता है, गड़ासा होता है, तो उसमें धार नहीं होती ना, कोई भी औजार होता है धार नहीं होता है। और तेज मतलब शार्प। तो इस तरीके से रोपना का अगर मतलब बात करूं तो रोपना का अपोजिट हो जाएगा। जैसे रोपना किसी चीज़ को लगाना, किसी चीज़ को जोड़ना, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा काटना। तो इसका क्या हो जाएगा, काटना। ये बिलोंग शब्द होते हैं, एक उसका अपोजिट होता है, एक उसका सही होता है, तो काटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो बेजोड़ ज्ञात कीजिए अगेन। तो बेजोड़ के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें देखो, अगर मैं बात करूँ 1, तो 1 से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 का क्यूब है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का क्यूब हो सकता है। 216 की अगर मैं बात करूँ तो 6 का क्यूब हो सकता है। तो 36 किसी का क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 छात्र प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रायन एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील रायन से आगे खड़े हैं, सुनील रायन और आशा के बीच खड़ा है, यानी कि वही और रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखो 5 छात्र हैं, प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रायन एक पंक्ति में खड़े, ठीक है। प्रियंका और सुनील रायन से आगे खड़े हैं, तो देखो यहाँ पर हो गया रायन, ठीक है, और यहाँ इसके आगे हो गया जो सुनील और इसके आगे हो गया प्रियंका। ये ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, ये भी कंफर्म नहीं है, गलत भी हो सकता है। फिर कह रहा है कि सुनील जो है वो रायन और आशा के बीच में खड़ा है, सुनील रायन और आशा के बीच में। अब देखो यहाँ पर तो रायन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसको हटाकर यहाँ पर कौन आएगा, आशा, यहाँ पर आ जाएगा आशा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रियंका, ठीक है। फिर कह रहा है कि सुनील और मैरी के बीच रायन खड़ा है, सुनील और मैरी के बीच में रायन खड़ा है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, मैरी हो जाएगा। पंक्ति में पहला कौन, तो पंक्ति में पहला हो जाएगा प्रियंका, पंक्ति में पहला कौन हो जाएगा, प्रियंका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अमेरिका को 1734651 और इंडिया को 68961 लिखा जाता है तो कनाडा को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लिखा है उसी का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कनाडा इन्हीं सब में से ये लिखा हुआ है, तो इन्हीं को ढूंढ के आपको लिखना है। सी का कोड कहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। अब आप देखो 5 से स्टार्टिंग किसकी हो रही है, इसकी तो हो रही नहीं है, इसकी होनी ही नहीं है। फिर लिखा हुआ है ए का मतलब 1, ए का मतलब 1, तो 5 1 कहाँ मिला, इन दोनों ऑप्शनों में 5 1। आगे एक और चेक करो, एन की अगर मैं बात करूँ तो एन का कोड क्या होगा, अमेरिका में एन है नहीं, इंडिया में एन है, ये रहा, तो 8 आ जाएगा। तो 518 यानी कि ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। तो इसी तरीके से स्मार्ट अप्रोच आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है इस बार। अगर इस बार छोड़ दिया तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बार कैसे भी करके एनी हाउ आप जो है ले लो, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आने वाली है और आप लोग देख भी रहे होंगे। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि काऊ को 41 और गॉड को 43 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही, जिनको नंबर पता है वो इजीली इसको कर ले जाएंगे। देखो अगर W की बात मैं करूँ तो 23 लिखा जाता है, O की बात करूँ तो 15 लिखा जाता है, और C की बात करूँ मैं 3 लिखा जाता है। इन सबको आपस में ऐड करो। फर्स्ट काम अगर नंबर इस तरीके से आता है तो ऐड करो, अगर ऐड करने पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और तरीका अप्लाई करेंगे। तो 23 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 38, और 38 में 3 ऐड करोगे तो 41, यानी कि इन सब नंबरों को ऐड करना है। अब इसी को ऐड कर लो, तो 4 15 4 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 19 7 26, तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26, ठीक भाई। 4 + 15 + 7 कितना होगा, 26। नेक्स्ट, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। थोड़ी देर के बाद वह बाएं मुड़ गई और बाद में दाएं मुड़ गई। वह आगे फिर से दाएं मुड़ी, अब वह
किस दिशा के सम्मुख है। तो इसका भी नो पेपर और नो पेन वाला क्वेश्चन है, आप देखते ही जुबानी इसका आंसर करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जहाँ पर आपको ये पूछे कि व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है या फिर व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, लास्ट में आप ये देख लो कि ये लास्ट में अगर ये दो वर्ड मिले आपको कि व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है या किस दिशा की ओर जो है वो उसका मुख है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस व्यक्ति ने चलना कहाँ से प्रारंभ किया, कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, नॉर्थ से स्टार्ट हुई, यानी कि नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया, उत्तर से चलना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, लेफ्ट लेता है, लेफ्ट के बाद फिर क्या लेता है, वो दाएं मुड़ता है और फिर से वो क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, यानी कि 2 बार दाएं। इसी क्रम में लिखिएगा, ऐसा मत लिखिएगा कि पहले दाएं मुड़ दो फिर बाएं फिर दाएं, जैसा वो मुड़ रहा है वैसे मुड़िएगा। तो पहले वो बाएं मुड़ी, मैंने बाएं मोड़ दिया, फिर वो दाएं मुड़ी, मैंने दाएं मोड़ दिया, फिर से दाएं मुड़ी, दाएं मोड़ दिया। अब जितने भी, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, जितने भी राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन हैं उनको आप कर दो एलिमिनेट, उनको आप डिलीट कर दो, जो बच जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि नॉर्थ के राइट कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ के राइट में होगा ईस्ट, नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट, वो भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कैसे होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्थ के राइट में कौन सा जो डायरेक्शन होगा, ईस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन हैं उनको आप कर दोगे एलिमिनेट, और जो बच जाएगा, अगर यहाँ पर लेफ्ट बचता तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता, वेस्ट, ठीक। तो ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर पूरब हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। अब कैसे राइट कैसे होगा ईस्ट, देखो ये 4 ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो वो टर्न करेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही टर्न करेगा, 90 डिग्री पे ही कोण वो बनाएगा, और 90 डिग्री का मतलब वो ईस्ट में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूर्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सॉरी सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ पक्षी गधे हैं, भाई वाह क्या बात, सभी गधे बेवकूफ़, हाँ ये तो बात सही है, सभी गधे क्या हैं, बेवकूफ़ हैं, और कुछ पक्षी गधे हैं, ये तो हजम नहीं हो रही बात, लेकिन सेकंड वाली तो सही है। अब कुछ पक्षी क्या हैं, जो है गधे हैं, कुछ पक्षी क्या हैं, गधे, इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर सभी गधे बेवकूफ़ हैं, सभी के सारे जितने भी गधे हैं ना वो बेवकूफ़ हैं, क्या है, बेवकूफ़, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं ना, सभी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो सभी पक्षी यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, हाँ कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आप वेन डायग्राम भी ना बनाते, यानी कि डायग्राम भी ना बनाते तब भी कुछ कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पक्षी गधे हैं, ठीक, लेकिन निष्कर्ष में ये पूछ रहा है कि सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं, जबकि पक्षी और बेवकूफ़ के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं है। तो जब भी ऐसा आपको मिल जाए कि डायरेक्ट रिलेशन ना रहे लेकिन निष्कर्ष में डायरेक्ट रिलेशन पूछे, तो वहाँ पर वो ऑलवेज रॉन्ग होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ तो दिया है और ऑल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑल हमेशा रॉन्ग होगा, और कुछ पूछा है तो कुछ तो आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि गधा ऊपर वाली लाइन में भी है यहाँ पर और यहाँ भी है, तो पक्षी और गधे से रिलेशन है और गधे और बेवकूफ़ से रिलेशन है। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा और जो है आप इसको ईजिली कर पाओगे। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए वीडियो ख़त्म होता है, थैंक यू पर आगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। और ये था 2016 28 मार्च जो NTPC का पेपर हुआ था, टायर फर्स्ट का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था ये। और ऐसे ही जितने भी पेपर हुए 2016 में वो मैं लेके आऊँगा। तो इस
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।